अध्याय 99। मुख्य नायक से पहली बार मिलना। आप मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बैठक स्थल तक ले जाऊंगा। तीनों ने बुजुर्ग का पीछा किया क्योंकि उसने कुछ मोड़ लिए और कुछ ही मिनटों में वे अंततः जगह देख सके। यह इस जंगल के हृदय जैसा था, विशाल वृक्षों से घिरा हुआ एक साफ स्थान जिसकी आपस में जुड़ी हुई शाखाएं ऊपर एक प्राकृतिक छतरी बनाती थीं। हवा एक प्राचीन ऊर्जा से भर गई, मानो जंगल स्वयं जीवित हो और उन्हें देख रहा हो। अज्ञात मूल के धावों से उकेरे गए प्राचीन दिखने वाले पत्थरों को रणनीतिक रूप से रखा गया था, जिससे एक गोल मेज और कुर्सियां बन गईं। मेज के पीछे वे काय से ढकी हुई वेदियां और मूर्तियां भी देख सकते थे, जो अतीत के अवशेष थे जब इस स्थान का अक्सर उपयोग किया जाता था। ओलिवर की नजरें मेज और कुर्सियों की ओर चली गईं। यह एक सभा उपवन था। बायोलुमिनेसेंट वनस्पतियों की कोमल चमक और अदृश्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने वातावरण को शांति और शांति का स्पर्श दिया। जैसे ही उसने मेज के चारों ओर पहले से ही बैठे अन्य लोगों को देखा, उसकी आंखें घूम गईं। तो हम पहुंचने वाले सबसे आखिर में हैं। उन्होंने संबंधित बुजुर्गों को देखा जो अपने साथ कोने में वारिस लाए थे। मुलाकात सरल नहीं है, ये बात उसे पहले से पता थी। सबसे पहले तो बैठक का मुख्य लक्ष्य कुछ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम था। ऐसा कहा गया था कि राक्षसों की बढ़ती गतिविधियों के कारण वे युवा पीढ़ी में प्रतिभाओं को शीघ्रता से पोषित करना चाहते थे और भविष्य के युद्ध के लिए और अधिक शक्तियां उत्पन्न करना चाहते थे। वे सभी जानते थे कि देर सबेर युद्ध होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता था और यह युद्ध पिछले युद्ध से भी अधिक हिंसक होने वाला था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने प्रतिभाशाली युवाओं को तेजी से तैयार करना सबसे अच्छा है। लेकिन ओलिवर जानता था कि इस तरह अचानक होने वाली बैठक के लिए अन्य कुलों को कुछ समय पहले हुई शून्य बादल घटना के बारे में उत्सुक होना चाहिए। बुजुर्ग जानकारी के लिए सौदा करने या मामले को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आया होगा। उसने अपनी आंख के कोने से नादिया की ओर देखा क्योंकि वह भी अन्य बच्चों को भावहीन दृष्टि से देख रही थी। जब वह उसके पीछे पीछे चल रहा था तो वह गैदरिंग ग्रूव तक चली गई। वह महसूस कर सकता था कि सभी निगाहें उस पर और उस पर पड़ रही हैं। अरे, उसने दूसरे बच्चों की ओर हाथ हिलाया क्योंकि उसे नहीं पता था कि पहली बार उनके साथ कैसे बातचीत करनी है। उन सभी का व्यक्तित्व अलग अलग था। उन्हें जल्द ही संक्षिप्त प्रतिक्रिया मिली। पहला छोटे गहरे नीले बाल और नीली आंखों वाला एक लड़का था। जवाब में अभिवादन करते हुए उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। सुप्रभात, सर ओलिवर। मैं फॉलन हॉट कबीले से अल्फांसो जेडेसिंस हूँ। आप मुझे अल्फांसो कह सकते हैं। उनका लहजा विनम्र था और उनका व्यवहार एक रईस की तरह उचित था। उसे अच्छी तरह से पढ़ाया गया था और उसका शिष्टाचार भी अच्छा था। इस बात का जिक्र नहीं था कि इस बैठक के लिए उसने औपचारिक सूट पहना हुआ था। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मुझे ओलिवर भी कह सकते हैं, ओलिवर ने भी उसे बताया। चूंकि दूसरा पक्ष उसके साथ अनौपचारिक संबंध रखने को इच्छुक था, तो वह अस्वीकार करने वाला कौन होता। वह इस छोटे सज्जन की तुलना एक विचारशील विद्वान से करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह साधारण शर्ट और पैंट पहने एक बच्चा था। मैं पवित्र तलवार कबीले से हूँ। आप मुझे डैनियल कह सकते हैं। ओलिवर ने लड़के पर नजर डाली और उसकी विशेषताओं पर ध्यान दिया। उनका शरीर विशेष रूप से चिकना था। उसके कंधे तक लंबे काले रंग के लहराते बाल थे। उसकी झुकी हुई आंखें सुनहरे रत्नों के रंग की थीं। उसने सिर हिलाया और उसे अपने साथ अनौपचारिक रहने के लिए भी कहा। बाद में ये जैतून हरे रंग की संकीर्ण आंखों वाली एक लड़की थी। उसके टखने तक लंबे सेब जैसे हरे बाल थे। उसका शरीर एथलेटिक था और उसका मुंह फूला हुआ था। मैं ब्लू क्राउन कबीले से एम्बर हूँ, उसने कुछ हद तक अलग थलग होते हुए संक्षेप में कहा। ओलिवर को कोई आपत्ति नहीं थी। वह समझ सकता था कि वह दूसरों के साथ अजीब हो सकती है। उसने उसकी बेचैनी कम करने की उम्मीद करते हुए उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। और अंत में उसकी नज़र स्वतः ही आखिरी बैठे लोगों की ओर चली गई। ये कैसा संयोग था कि दूसरा पक्ष भी जुड़वा था।
जैसे ही उसने अपने सामने दो लड़कियों में से एक को देखा तो उसकी आंखें तेजी से केंद्रित हो गईं। आखिरकार नायक प्रकट हो गया। उसका हृदय उत्साह से रक्त पंप करने लगा। आखिरकार वह इस दुनिया के मुख्य नायक से मिल रहा था। वह उसके आमने सामने था। नमस्ते, मैं बेला हूँ, और यहाँ मेरी छोटी बहन एवलिन है। हम दिव्य विरोधाभास कबीले से हैं। लड़की ने अपना और अपनी छोटी बहन का परिचय दिया। उसके प्लेटिनम सुनहरे बाल थे जो किसी झरने की तरह उसके कंधों तक गिर रहे थे और उसकी आभा बेहद आत्मविश्वास भरी थी। महिला ने उसे उपन्यास में पढ़े हुए प्रसिद्ध चरित्र की याद दिला दी। वह उसे उपन्यास के उपनाम से जानता था, अजय मशीन। उसकी तिरछी भूरी आंखें थीं जो दो चांदी के सिक्कों की तरह थीं। उसके पतले, लहरदार, अलबास्टर बाल मध्यम लंबाई के थे और उसने एक हेयरपिन पहना था जो वास्तव में एक हेयरपिन नहीं था बल्कि एक हेयरपिन के रूप में प्रच्छन्न एक विनाशकारी कलाकृति थी। उसकी क्रीम रंग की स्वस्थ त्वचा और लंबा, एथलेटिक शरीर था। वह बच्चों के समूह में भी सबसे लंबी थी। निस्संदेह वह मुख्य नायिका नहीं थी, उसकी छोटी बहन थी। उसके उज्ज्वल रूप और विशेषताओं को देखते हुए ओलिवर तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की धाराओं की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। प्रत्येक बाल प्रकाश को पकड़ रहा था और एक ऐसी चमक बिखेर रहा था जो पवित्र लग रही थी। उसके बाल एक प्रभामंडल की तरह उसके चारों ओर नाच रहे थे, उसकी नाजुक विशेषताओं को एक अलौकिक चमक दे रहे थे। लेकिन ये उसकी आंखें थीं। यह उसकी आंखें ही थीं जिसने सचमुच हर किसी का ध्यान खींचा। उसकी आंखों में मखमली छटा थी, मानो पूरी तरह खिले गहरे मखमली गुलाब का रंग हो। वे उसके चारों ओर एक आंतरिक प्रकाश, एक गर्म आभा से चमक रहे थे। यह ऐसा था मानो उसकी आत्मा से पवित्रता और शक्ति का संचार हो रहा हो। ये वही आंखें थीं जो राक्षसों को उसकी ओर आकर्षित करती थीं, जैसे पतंगे आग की लौ में नष्ट होने के लिए। अपने सुनहरे बालों के साथ वह वास्तव में मुख्य नायक की आभा रखती थी, किसी भी अन्य नायक की तरह एक आकर्षक उपस्थिति। उसकी त्वचा का रंग स्वस्थ, दूधिया सफ़ेद था और उसने प्राचीन सफ़ेद शर्ट के ऊपर आधी रात के नीले रंग का कोट पहना हुआ था। वह किसी रईस-ए-जादे जैसी लग रही थी। इतनी कम उम्र के बावजूद उनमें एक खूबसूरत महिला की छवि थी। अंधेरे से घिरी दुनिया में रोशनी की किरण। हाँ, ओलिवर अत्यंत उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। चाहे कुछ भी हो, वह उसके साथ बंधन में बंधने जा रहा था। वह मुख्य नायिका थी जिसे अभी काफी ताकत हासिल करनी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस अवसर को चूकने वाला था। कहानी खत्म। अलविदा।